एंटीनेटल विजिट जो है कितनी ज़रूरी होती हैं। तो एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप क्या करते हैं, कंसीव करते हैं। क्या है, कंसीव करते हैं। तो सबसे पहली विजिट की ज़रूरत पड़ेगी विद इन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप यूपीटी करके देखते हैं, घर पे आपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको अपनी फर्स्ट विजिट करनी है, और वो भी विद इन 12th वीक के पहले ही। दूसरी विजिट आपको करनी है 14th एंड 26th वीक में। ये ड्यूरेशन में क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट विजिट विद इन 12th वीक के अंदर आपको क्यों करनी है, क्योंकि जब आप अपने चेकअप के लिए जाएंगे तभी डॉक्टर आपको क्या करेंगे, फॉलिक एसिड दे पाएंगे, और फॉलिक एसिड दे के आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करके आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं उसको कंटिन्यू करवाएंगे। फिर सेकंड विजिट आपकी 14 से 26 वीक में ही क्यों की जानी है, क्योंकि इस दौरान डॉक्टर आपका एंटी स्कैनिंग कराएंगे। एंटी स्कैनिंग का मतलब नचल ट्रांसलेसेंसी स्कैनिंग कराएंगे कि बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। इनकेस इस पीरियड में होती है 14 से 26 वीक के प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है, अकॉर्डिंग टू उस अमेंडमेंट एक्ट के 24th वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो भी डॉक्टर्स की परमिशन के साथ। लेकिन एमटीपी एक्ट के तहत ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर सेकंड विजिट करनी है आपको 14वें से 26 वीक की प्रेगनेंसी में। तीसरी विजिट होती है 28 से 34 वीक की प्रेगनेंसी में। 38th वीक एंड 34th वीक मैंने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ स्कैनिंग की जाती है। जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, फीटस, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, सभी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे चेक किया जाएगा 28 वीक और 34 वीक के बीच में। फिर लास्ट है यहाँ पर फोर्थ विजिट होती है 36 हफ्तों में और टर्म प्रेगनेंसी में। लास्ट विजिट का मतलब है 36th एंड टर्म पीरियड, मतलब 36 वीक से ज़्यादा का टाइम हो जाए और उसके बीच में है जो आपको विजिट करना है। लेकिन एक यदि आइडियल विजिट की हम बात करें, अकॉर्डिंग कितनी एंटीनेटल विजिट करनी है आपको, टोटल 4 करनी है, ठीक है। लेकिन यदि एक आइडियल विजिट की बात करें तो यदि पॉसिबल हो तो आपको एवरी मंथ 7th मंथ तक एवरी मंथ आपको जाना है, मतलब आपकी 7 विजिट हो जाएंगी। क्लियर। 12 से 14 विजिट जो आइडियल विजिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं उसके बाद से लेके एवरी मंथ 7 मंथ तक आपको अपने एवरी 4 वीक में चेकअप कराते रहना है। फिर आफ्टर द 7 मंथ और 35 वीक के बाद आपका जो चेकअप होगा एवरी 2 वीक्स में होगा, हर 2 हफ्तों में होगा। फिर आपका जैसे ही 36 वीक, 34, 35, 36 और मे बी आप 30 वीक के बाद से ही जनरली डॉक्टर जब 8th मंथ लगता है उस टाइम पे आपको 8वें महीने में हर 2 हफ्तों में बुलाते हैं। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर 36 वीक के बाद डॉक्टर आपको एवरी वीक चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 37 वीक के बाद तो टर्म कंसीडर कर दिया जाता। हो सकता है इस दौरान 36 से 40 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी ना हो जाए, इसीलिए आपको 12 से 14 जो एक आइडियल विजिट के तौर पे कंसीडर की जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, 300, 400, 200 या फिर 100 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन यदि आपको बात करते हैं हम कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं पूछा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी लेनी है फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पूछें तो आपको कहना है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड में पड़ती है, थर्ड में पड़ेगी, थर्ड में सबसे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बेबी की बॉडी के ऊपर है जो फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, इसके कारण आपको भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि बात करें तो 300 किलो कैलोरीज, कितना, 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक वेट है जो पड़ता है। यदि आपको ऑप्शन में 10 है, 11 है, 12 है,
तब आप मार्क करेंगे 11 kg, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट है। क्या है? अप्रॉक्सीमेट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जितनी डाइट लेते हैं 1800 कैलोरी उतनी ही लीजिए। सेकंड थर्ड में आपकी डाइट है जो बढ़ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी डाइट होगी 2200 किलो कैलोरीज। कितनी? 2200 किलो कैलोरीज। जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें होगी आपकी 2400 किलो कैलोरी पर डे। और यदि आयरन की बात करें तो आयरन 100 mg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन should be administered to the antenatal mother at which week of pregnancy। जो पहला टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में वो कब दिया जाता है? 12th वीक, 16th वीक, 20 वीक या फिर 24th वीक? किस हफ्ते की प्रेगनेंसी में है जो टिटनस टॉक्साइड का वैक्सीन दिया जाता है? 2 डोज दिए जाते हैं, 28 दिन और 4 वीक या फिर 1 महीने का गैप देके। तो फर्स्ट दिया जाता है 16 वीक की प्रेगनेंसी में, 4th मंथ में और 16th वीक की प्रेगनेंसी में। दूसरा 1 महीने का गैप देके दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज fetal movement felt around 18 to 20 week of pregnancy। If the fetal movement less than 10 to 12 fetal movement felt by the pregnant mother per day means fetuses। तो फीटल मूवमेंट माँ को जब फील हो रहा है 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में, लेकिन उसके जो फीटल मूवमेंट हैं 10 से 12 बार से भी कम हो गए, एक दिन में 10 से 12 बार से फीटल मूवमेंट कम होते हैं उसको फील। इसका मतलब क्या है? फीटल वेल है, डिस्ट्रेस्ड है या प्रीमेच्योर है कि नन ऑफ द अबव है। तो जनरली जो फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो होते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी में। जो मल्टी पैरा हैं उनको आफ्टर 16-18 वीक के बाद फील होने लगते, लेकिन जो प्रीमी पैरा है उनको 20 वीक की प्रेगनेंसी में। वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। लेकिन जब यदि यही फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी एक दिन में कम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जो यूट्रस में फीटस है वो क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। कभी कभी जब भी फीटल मूवमेंट कम फील होते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को कि जैसे ही आपको जो आपके नॉर्मल डेली फीटल मूवमेंट आपको जितने टाइम पे फील होते हैं आप चलें फिरें, जूस यदि नॉर्मल फील नहीं हो रहा है तो आप चलें फिरें, थोड़ा जूस पी लें, देन आफ्टर आप थोड़ा बैठें फिर चेक करें, तो हो सकता है कि सही से आए। लेकिन यदि इनकेस ऐसा नहीं होता है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और यदि फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी कम हो रहे हैं तो आपको तुरंत है जो अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता बच्चे के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाइज एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से एज अ नर्स है जो प्रिजम्पटिव साइन कौन से होंगे प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, गॉडेल साइन या फिर एफास्टमेंट। एफास्टमेंट का मतलब होता है थिननेस ऑफ द सर्विक्स। ये होती है जब डिलीवरी के टाइम पर लेबर पेन आते हैं, सर्विक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है कि बहुत ही ज़्यादा थिन दिखेगी, मतलब ना के बराबर दिखने लगेगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एफास्टमेंट। गॉडेल साइन है, नोजिया वॉमिटिंग है कि पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है। क्या होगा यहाँ पर? तो होगा आपका नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि प्रिज्यूम मतलब आपको लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। एमनोरिया हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, हो सकता है पीरियड्स आपके किसी और रीज़न से भी स्टॉप हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पॉजिटिव का प्रोबेबल का मतलब है जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके बताएगा वो। और पॉजिटिव कंफर्मेटरी साइन होंगे जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी जिसमें आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव साइन है वो क्या है? पीरियड्स स्टॉप होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, और यहाँ पर आपको थकावट होना, फेस पे पिगमेंटेशन आना। तो आप इन सब साइन को क्या कर रहे हैं? प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि प्रेग्नेंट है। प्रोबेबल में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। और पॉजिटिव में आपका होगा क्या? अल्ट्रासाउंड करी जाएगी तो उसमें आपको सीधा है जो फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पीरियड्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन।
तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है? 2002 से 2010 तक का, 2002 से 2012, 2007 से 2009 या फिर 2005 से 2012 तक का? कब तक का ड्यूरेशन यहाँ पे रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के लिए? तो NRHM के लिए जो ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है? 2005 से 2012 तक का। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि जो भी सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए उन लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर कैम इनटू द प्रैक्टिस? प्राइमरी हेल्थ केयर कब प्रैक्टिस में आया था? ऑप्शन में 1952, 1978, 1975 या फिर 1982। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है जब प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्रैक्टिस में आया था? तो 1978। अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर और PSC है क्या? एसेंशियल हेल्थ केयर है। याद रखें एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर का मतलब है कि ऐसी केयर जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, पूरे तरीके से फुल जनता का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो, वो वाली केयर। और ये आया था अल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस के तहत 1978 में। कब? 1978 में। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। तो स्टडी है किसकी? डिसीज के जो कॉजेटिव एजेंट हैं उनकी, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर वो क्या है? एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए है, तो वो कहलाएगी एपिडेमियोलॉजी। क्या होगी? एपिडेमियोलॉजी। और जो जॉन स्नो है इसके क्या है? फादर हैं। जॉन स्नो किसके फादर हैं? एपिडेमियोलॉजी के। पैथोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाना। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की स्टडी। और साइटोलॉजी का मतलब है सेल्स की स्टडी किया जाना। क्लियर? तो यहाँ पर स्टडी, अब यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का आपको ट्रायंगल एग्जाम में आता है, जिसमें आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट रखा जाता है। फादर हैं जॉन स्नो। नेक्स्ट इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट एस स्टैंड फॉर। जो हेड्स असेसमेंट किया जा रहा है, तो इस हेड असेसमेंट में क्या है? इस हेड असेसमेंट्स में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हेड असेसमेंट आपको एडोलेसेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। यहाँ पर जब आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो यहाँ पर वो आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 10 से 19 साल तक है WHO के अकॉर्डिंग, इनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर हेड असेसमेंट में सभी चीज़ें आएंगी। होम एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़, ड्रग्स, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, डिप्रेशन, सेफ्टी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। तो इसीलिए आपका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। तो पर्ट्यूसिस के जो मैक्सिमम इंसिडेंस हैं वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को पर्ट्यूसिस सबसे ज़्यादा हो सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 2 years, 3 to 4 years, 0 to 5 years या फिर 8 to 12 years। तो किसके लिए है जो पर्ट्यूसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? तो पर्ट्यूसिस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज ग्रुप, वो होता है यहाँ पर इन्फेंट एज ग्रुप। कौन सा? इन्फेंसी वाला एज ग्रुप। और वो होगा यहाँ पर 0 to 2 years वाला। कौन सा? 0 से 2 साल तक के बच्चों में जो यहाँ पर एजेंट है वो क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का कॉजेटिव एजेंट है, को कहा जाता है 100 दिन की खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब ही क्या है? खांसना। 100 दिन की खांसी मतलब है
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट क्या है, बहुत आता है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में से आपको एक तो वैक्सीन वाला क्वेश्चन आता है कि डीपीटी का कौन सा कंटेनिंग पार्ट है जिसको कन्वर्जन वाले बच्चों में नहीं दिया जाता, तो पर्ट्यूसिस। फिर पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम वूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी। कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया, और ये 0 से जो 2 साल की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही अक्टूबर में 1 अक्टूबर को गुजरात में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था फ्लैग साइन किस डिसीज का फीचर है, रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस, मरासमस या फिर क्वासियोरकर का। फ्लैग साइन देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर में। किसमें, क्वासियोरकर वाले बच्चों में जो बाल हैं उनके इस तरीके से होंगे, झंडे जैसे लगेंगे, तो उसको क्या कहा गया है, फ्लैग साइन। नेक्स्ट वन इज what is the priority need that must include in the care of a child who is having pneumonia। यदि किसी बच्चे के लिए क्या है, निमोनिया है, क्या है, यदि किसी बच्चे को क्या है, निमोनिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी केयर में क्या करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, ट्राईसाइकिल राइडिंग कराएंगे, न्यूट्रिशन देंगे या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पर जो निमोनिया वाला बच्चा है उसमें जो बेस्ट एक्टिविटी आपकी होगी वो होगी यहाँ पर क्या, रेस्ट करने से जो बच्चे को क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड, आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और निमोनिया में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप बच्चे को रेस्ट कराएंगे तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहेगी, थोड़ी कम होगी रेस्ट के टाइम पर, और मेटाबॉलिक नीड्स भी कम रहेगी, तो बच्चा ठीक होगा। इसीलिए इवन सर्दी खांसी में भी कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, रीज़न यही है। तो यहाँ पर रेस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द मेटाबॉलिक नीड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो यदि टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम में है नहीं आ पाई उसको क्या कहा जाएगा, अनडिसेंडेड हैं। ओम्फेलोसील, एपिस्पेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, ओम्फेलोसील, एपिपेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए जो टर्म अपनाया जाएगा वो क्रिप्टोर्चिडिज्म। जनरली ये जब बच्चा यूट्रस में ही रहता है उसी टाइम पर बच्चे की जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाएंगी, क्या होंगी, आ जाएंगी, स्क्रोटम में आ जाएंगी। लेकिन कुछ रीजन से नहीं आ पाती हैं, तो कुछ कभी कभी आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर वेट करते हैं कि अपने आप 1 साल की उम्र तक आ जाएंगी, डिसेंड हो जाएंगी स्क्रोटम में, लेकिन नहीं हो पाती हैं। यदि हो गई अपने आप मैनुअली कुछ मसाज वगैरह करके तो ठीक है, लेकिन नहीं होती फिर सर्जरी की जाती है। तो इसी के लिए अनडिसेंडेंट टेस्टिस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। इस तरीके से नॉर्मली जो टेस्टिकल्स हैं क्या रहेंगे, स्क्रोटम में रहेंगे। स्क्रोटम एक पाउच टाइप का सैक है, लेकिन जब यदि यही क्या हो पाए, टेस्टिकल है, डिसेंड ना हो पाए, एक हो जाए, हो सकता है स्क्रोटम में, दूसरे साइड का ना हो सकता दोनों अनडिसेंडेड हो, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज। तो स्टोरेज हाउस क्या है आयरन का सेल्स में, WBC, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, प्लेटलेट्स या फिर राइबोसोम। क्या है सेल्स का स्टोरेज हाउस, आयरन को स्टोर करती है सेल्स, तो स्टोरेज हाउस क्या है, तो स्टोरेज हाउस क्या होगा यहाँ पर, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज JSY स्टैंड फॉर। JSY का मतलब क्या है, जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर जन सुलभ शौचालय योजना। JSY जो स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जननी सुरक्षा योजना। क्या है ये, जननी सुरक्षा योजना। ये योजना लाई गई थी NHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत।
इस योजना को लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो योजना कब लाई गई थी है तो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी 12 अप्रैल 2005 को बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जितने भी लो परफॉर्मिंग स्टेट थे, लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब है यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टेट थे जहाँ पर बच्चों के जन्म के बाद माँ की या तो डेथ हो जाती है बच्चे की, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। एक आई थी जननी सुरक्षा योजना, इसके बाद आई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना NHM के थ्रू है जो 12 अप्रैल 2005 को लाई गई थी यहाँ पर ये योजना। इसमें जो बढ़ावा दिया गया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा इसलिए दिया गया था कि जब यदि डिलीवरीज कहाँ पर होंगी, हॉस्पिटल में होंगी, तो जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होंगी तो माँ के लिए भी प्रॉपर केयर मिलेगी और बच्चे को भी मिलेगी। कुछ बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहीं ठीक किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए। अब यहाँ पर जितनी भी रूरल एरिया की लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो उनको 1400 रुपये मिलेंगे, और जो अर्बन एरिया की लेडीज़ हैं उनको 1000 रुपये। अभी डिपेंड करता है कि आशा को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो 600 रुपये आशा को मिलेंगे कब, यदि आशा ने फर्स्ट 2 डिलीवरी करवाई हों। फर्स्ट 2 डिलीवरी का मतलब है कि बच्चे हैं जो किसी लेडी के 2 बार हुए हैं तो फर्स्ट 2 डिलीवरी के 600 रुपये, यदि तीसरी डिलीवरी हुई है तो 400, चौथी हुई तो 200, आफ्टर 5वीं डिलीवरी और उससे ज़्यादा होती है तो 0 रुपये मिलेंगे। ये आज भी कहीं कहीं होता है कि यदि 5 लड़कियां हो जाएं तो लड़के के वेट के चक्कर में 1-2 लड़कियां और कर लेते हैं। तो यहाँ पर अर्बन एरिया की जितनी भी आशाएं, तो रूरल एरिया की आशा को याद रखें। यदि पूछें यदि तीसरी डिलीवरी होती है तो रूरल एरिया की आशा को कितना अमाउंट दिया जाएगा, तीसरे नंबर की डिलीवरी में 400 रुपये, चौथी में 200 रुपये, 5वीं में 0। अर्बन एरिया जो शहरी इलाके की आशा है उनको 200 रुपये दिए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें होंगी ओनली चेक में, कैश नहीं दिया जाएगा। सब क्या होंगी, डायरेक्ट पे चेक आपको दिया जाएगा। एम क्या है इस योजना का कि जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, उसके लिए योजना लाई गई थी। नेक्स्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, अफेक्टेड होस्ट, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर कॉजेटिव एजेंट। क्या है यहाँ पर फर्स्ट डिसीज का मतलब, पहली डिसीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अफेक्टेड होस्ट है, फर्स्ट केस है डिसीज का, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का तो मतलब होगा कि आपकी बॉडी में जो भी एजेंट है क्या वो घुसे, उसके बाद पहले लक्षण दिखाए, वो फर्स्ट साइन सिम्टम्स हो आपकी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के, वो क्या है इंक्यूबेशन पीरियड। कॉजेटिव एजेंट का मतलब है जो कॉज कर रहा है, अफेक्टेड होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन एपिडेमियोलॉजी इट्स नोन एज द इंडेक्स केस। क्या है, इंडेक्स केस। फर्स्ट केस है जो डिसीज का वो क्या कहलाता है, इंडेक्स केस। और 0 मतलब जो क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया गया है वो क्या कहलाएगा, 0 और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग या फिर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। तो जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के क्या होगा यहाँ पर, तो वो होगा यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। क्या होगी, जो WHO ने डेफिनेशन दी है उसका मतलब क्या है, हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के तहत जो डायमेंशन है वो क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग नहीं आएगा। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विथ हार्ट डिसीज। यदि मरीज को हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए आइडियल होगी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डायफ्राम, डेपो-प्रोवेरा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव।
क्या है जो उसके लिए मेथड है जो आइडियल मानी जाएगी? IUCD नहीं देंगे आप, क्योंकि IUCD का जो एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग। होगा ब्लीडिंग, इसलिए IUCD नहीं दी जाएगी। दूसरा डेपो-प्रोवेरा, ये क्या है? यहाँ पर एक हार्मोन ही है, अंतरा नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है शॉर्ट के नाम से, वो भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाएंगी। उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगी वो होगी या तो डायफ्राम या कॉन्डम। बैरियर मेथड है जो आइडियल कंसीडर की जाती हैं किसके लिए? हार्ट डिसीज़ के मरीज के लिए। और यहाँ पर हार्मोनल मेथड के लिए क्या कहा जाता है? अवॉइड करने की है, जो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, अचीव a stable population by 2045, reducing infant mortality rate, imparting free and compulsory school education above 14 year of age। तो यहाँ पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो पॉपुलेशन पॉलिसी का एम ही रखा जाता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है। उसी के चलते तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है जनता के मामले में। IMR को कम करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है, तो यहाँ पर IMR को हमें घटाना है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के MP में है। अकॉर्डिंग टू डेटा की बात कर रहे हैं तो MP की IMR सबसे ज़्यादा है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है 14 साल तक की उम्र को, लेकिन जो नहीं करना वो है स्टेबल पॉपुलेशन। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी के कहा गया था कि आपको टोटल फर्टिलिटी रेट का टारगेट क्या करना है? जो कम करना है। TFR को क्या करना है? घटाना है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी रखी गई थी कि जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ है उनके लिए जिनकी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है, और नेक्स्ट डिकेड तक हमें सभी चीज़ें अचीव करनी है, ना कि 2045 तक। नेक्स्ट वन, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन इज। यदि आपको क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन चेक करना है तो बेस्ट पैरामीटर्स क्या होगा? वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज या फिर हाइट फॉर एज या फिर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, क्या आप चेक करेंगे? क्या आप है जो चेक करेंगे? यदि बेस्ट असेसमेंट की बात करें वो भी क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से, तो वो होगा आपका हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। क्या होगा? उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। तो यदि यहाँ पर आपको क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन चेक करना है तो स्टंटिंग देखने को मिलेगा। उम्र के हिसाब से हाइट क्या है? कम बढ़ेगी, उसको क्या कहा जाता है? स्टंटिंग। वास्टिंग का मतलब है लो वेट होगा अकॉर्डिंग टू हाइट के। ये जनरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन में चेक किया जाएगा। हो सकता है किसी को रिसेंट में कुछ बीमारी हुई हो तो। अंडर वेट मतलब लो वेट है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट कम है तो वो है अंडर वेट। वास्टिंग का मतलब है आपका लो वेट फॉर द हाइट, हाइट के हिसाब से वजन का कम होना है। शॉर्ट एक्यूट मालन्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, रिसेंट में कोई फूड इलनेस हुई हो, डायरिया वगैरह हुआ, उसके कारण हो सकता है। स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से हाइट का ना बढ़ना, वो कहलाएगा क्या? स्टंटिंग। और ये जनरली होगा यदि या तो किसी को प्रोलॉन्ग फूड डेप्रीवेशन हुआ, मतलब लंबे टाइम से कुछ खाया पिया नहीं हो, या फिर कोई डिसीज़ हो या कोई इलनेस हो तब। तो यदि लंबे टाइम की और क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन के लिए पूछें तो होगा हाइट फॉर एज। क्या है? हाइट फॉर एज और स्टंटिंग। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या? स्टंटिंग। यदि शॉर्ट के लिए पूछें तो वास्टिंग। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया इज। तो भारत में अंधे होने का मेन रीज़न क्या है? ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या रीज़न है भारत में अंधे होने का? भारत में अंधे होने का जो मेन रीज़न है वो है क्या? कैटरैक्ट। क्या होगा? कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इसी के होते हैं गवर्नमेंट के कैंप लगा लगा के, कैटरैक्ट के। क्या है? कैटरैक्ट। तो यहाँ पर जो मोतियाबिंद है, क्या कहा जाता है इसको? मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। ग्लूकोमा में आपके आँखों का जो ऑप्टिक प्रेशर है वो बढ़ेगा।
ट्रोकोमा में आपकी आंखों में एक तरीके का इन्फेक्शन होगा। दूसरा जो रीज़न है ब्लाइंडनेस का वो है रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे ज़्यादा जो भारत में अंधेपन का रीज़न है वो क्या है? कैटरेक्ट 62.6%, दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर 19.7%। फिर दूसरे रीज़न है, नेक्स्ट वन इज इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। ये सबको पता है कि विटामिन ए है जो दिया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन विटामिन ए है जो सभी बच्चों को दिया जाता है कब? 1 साल की उम्र से। लेकिन जब जो 1 साल से 6 साल की उम्र तक यदि दिया जाता है तो इसके बीच में कितना गैप रखा जाता है? जैसे वैक्सीन दी जाती है कोई भी, तो यदि मान लीजिए डीपीटी पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है तो 4 वीक का है जो गैप रखा जाता है। वैसे ही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जब बच्चे को दिया जा रहा है कितना गैप रखा जाएगा? 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 8 महीने का? कितना गैप दे के आप दूसरा डोज दे देते हैं? तो ये होगा कितना? 6 महीने का। कितना? 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 6 मंथ। यदि बच्चे की उम्र इन्फेंसी टू 6 to 11 मंथ है, 6 to 11th मंथ है तो कितना दिया जाएगा? 1000 आयु। लेकिन बिलो 6 मंथ है तब आप 50,000 देंगे। कितना? 50,000। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से 12 मंथ से 59 मंथ तक है तब देंगे कितना? 2 लाख आयु। ये कैसे दिया जाता है? ओरली दिया जाएगा। जब यदि 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है ताकि मीजल्स के जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो जाए या फिर जब मीजल्स दिया जाता है उसी टाइम पे ओरली इसको भी दे दिया जाता है 1 लाख यूनिट। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब दिया जाता है 2 लाख यूनिट। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तब दिया जाएगा 50,000, 50,000। कब दिया जाता है? एवरी 6 मंथ में। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। ब्रेस्ट है जो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, चेंजेबल रूप है? सेबेसियस, बर्थोलिन, स्वेट ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड? तो बर्थोलिन ग्लैंड तो होती हैं कहाँ पर? वेजाइना के पास में, दोनों साइड, अपर साइड एक एक, जो सीक्रेशन करेंगी, म्यूकस सीक्रेट करेंगी ताकि जो लुब्रिकेशन है वो बना रहे। अब यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है कि सेबेसियस ग्लैंड है? पसीने वाली ग्रंथि हैं कि सीवम निकालने वाली हैं? तो ब्रेस्ट है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन रूप। क्या है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। यदि मसल्स की बात करें यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी तो होगी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर्ड ओवम की जो प्रोसेस है क्या है? मैच्योर्ड ओवम की डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फ्रूसाइड? तो डेवलप होने की प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी? ओवम के जो डेवलपमेंट होने की प्रोसेस है वो क्या है? वो है यहाँ पर oogenesis। रिलीज होना वो क्या है? वो है यहाँ पर ओव्यूलेशन। लेकिन प्रोसेस क्या है डेवलप होने की? वो है oogenesis। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू अ चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ। तो मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं आप बच्चे को 9 महीने की उम्र के बाद। तो यहाँ पर क्या है? ट्रीटमेंट है, हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि रिहेबिलिटेशन है? क्या है? मीजल्स एडमिनिस्टर करते हैं आप तो ये क्या है? ट्रीटमेंट तो है नहीं है क्योंकि पता है कि बच्चे को है नहीं मीजल्स। ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज इन द सेम साइकिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में आ चुका है, आप नोट डाउन कर लें। 2017 में आया है क्वेश्चन। नॉरसेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें डायरेक्ट आपको सुपर फीकंडेशन के नाम से पूछा गया था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन यदि
दो डिफरेंट ओवम है जो एक सेम साइकिल में रिलीज होते हैं। कभी कभी हो जाएगा कि जो दो ओवरी हैं दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू ओवर रिलीज करती हैं, दो ओवरी दो एक सेम साइकिल में दो ओवम को रिलीज कर दें तो क्या जो फर्टिलाइजेशन होगा विन ओवम का वो क्या है? सुपरफिटेशन, सुपरफिकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेपरेकस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें कि सुपरफिटेशन है कि सुपरफिकंडेशन है। तो ये कहलाएगा क्या? सुपरफिकंडेशन। क्या है? सुपरफिकंडेशन। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ओवर रिलीज होंगे लेकिन वो एक ही बार में फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे क्या? सुपरफिकंडेशन। सुपरफिटेशन का मतलब है कि दो ओवम का दो डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होना। मान लीजिए एक का फर्टिलाइजेशन हो गया बट आफ्टर दैट आपको पता नहीं है कि आप कंसीव कर गए हैं, आफ्टर दैट भी आपने इंटरकोर्स किया तो हो सकता है आपका दूसरा ओवा भी क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। दो अलग अलग स्पर्म से दो अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपकी जो प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी एक होगी 34 हफ्तों की तो दूसरी होगी 38 हफ्तों की। एक सीधा सीधा 4 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, 3 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में क्या होगा? दो ओवा दो अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होके फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। और यदि दो सेम ओवा एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होंगे और फर्टिलाइज्ड होके वो इम्प्लांट होते हैं तो वो कहलाएगा सुपरफिकंडेशन। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑसिफाइड एट। तो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होते हैं तो एंटीरियर फॉन्टेनेल है जो कब ऑसिफाइड हो जाएंगे? 1 मंथ आफ्टर बर्थ, 6 मंथ आफ्टर बर्थ, 18th मंथ आफ्टर बर्थ या फिर 25th मंथ आफ्टर द बर्थ। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल का ऑसिफिकेशन कब होगा? तो एंटीरियर फॉन्टेनेल का ऑसिफिकेशन होता है 18th मंथ आफ्टर द बर्थ, 18 महीने के बाद और 1.5 साल की उम्र में। सबसे पहले क्लोज होते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। कौन से? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। इनको ऑक्सीपिट फॉन्टेनेल के नाम से भी जाना जाता है और ये जनरली 1 मंथ एंड 1.5 मंथ की उम्र में बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है बाद में क्लोज होते हैं 18 महीने की उम्र तक। कब तक? 18 महीने की उम्र तक एंटीरियर फॉन्टेनेल को ब्रैग्मा कहा जाता है जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को क्या कहा जाता है? लैम्डा, क्योंकि लैम्डॉइड शेप के रहेंगे, लैम्डॉइड सूचर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इसलिए। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो एंटीरियर है वो 4 बोन 4 सूचर से कनेक्टेड है जबकि पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर 3 बोन 3 सूचर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन इज द विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज। तो जो विजुअल एक्विटी है किस उम्र में बच्चे की एक एडल्ट एक्विटी के बराबर हो जाएगी? 7, 9, 5 या फिर 3? कितनी उम्र में बच्चे की जो विजुअल एक्विटी है एडल्ट के बराबर हो जाएगी? जो विजन है, देखने की क्षमता है, वो एडल्ट के बराबर हो जाएगी। कितने उम्र में? तो ये होगी जनरली जब बच्चे की उम्र 7 साल होगी तब। कितना? 7 ईयर की एज में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 7 ईयर। और विजुअल एक्विटी चेक कैसे की जाती है? स्नेलन चार्ट के थ्रू। एक होता है इशारा चार्ट, आपने देखा होगा डॉट 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 करके है लेकिन उसमें बीच में कुछ नंबरिंग दी जाती है तो उससे चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन यदि विजुअल एक्विटी की बात करें हम तो स्नेलन चार्ट से चेक की जाती है। यहाँ पे आपको 20 मीटर दूर है 20 फीट दूर है जो खड़ा कर दिया जाएगा, वॉल पर ये चार्ट रहेगा, को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 है मतलब आपका विजन क्या है? नॉर्मल है। 20 आउट ऑफ 20 मतलब नॉर्मल है। लेकिन और यदि आपका इससे कम है देन आफ्टर द आपको है जो यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है यही चेक की जाती है। 20 आउट ऑफ 20 विजन है मतलब आप क्या है? नॉर्मल विजन है। नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये क्वेश्चन तो ये नर्सिंग में बहुत आता है कि टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन, लॉस ऑफ हेपेटाइट। टीबी से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं।
टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, ये तो होता है, खांसी आती है 3 वीक या फिर उससे ज़्यादा की, ड्राई कफ रहती है, कभी कभी उस खांसी में जो ब्लड भी आ जाता है। फीवर जनरली रात में रहता है, बिल्कुल हल्का हल्का फीवर रहेगा। वेट लॉस होगा, खाना नहीं खाएंगे आप, और वीकनेस रहेगी। ये क्या है? कॉमन सिम्टम है। तो यहाँ पे कहा है कि नॉट अ कॉमन सिम्टम, तो होगा वेट गेन। टीबी वाले मरीज का वजन कभी नहीं बढ़ता, उल्टा घटता है। तो यहाँ पर अर्ली साइन होते हैं कि खांसी है 1 महीने से ज़्यादा की हो जाए, बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा का हो जाए, बार बार निमोनिया हो, और जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो काम नहीं करेंगे। एडवांस साइन में बात करें हम तो रात में पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, फटीग होंगे, रेसेस होंगे, खाना आप नहीं खाएंगे। कॉज क्या है टीबी के लिए? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि डायग्नोस कैसे होगा, तो स्पुटम टेस्ट किया जाता है। स्पुटम में सबसे पहले पता चलेगा। यदि स्पुटम में भी थोड़ा डाउट रह जाता है तो पीपीटी इंसर्ट की जाएगी। जो प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं इंट्राडर्मल रूट से इंसर्ट किए जाएंगे, 10 mm डायमीटर में इंसर्किल किया जाएगा, 72 घंटों में रीडिंग पड़ी जाएगी। और तब यदि कंफर्म होता है तो आपको जो डॉट्स थेरेपी है वो दी जाएंगी। कैटेगरी फर्स्ट दी जाएगी 6 महीने के लिए, कैटेगरी सेकंड मेडिकेशन दी जाएंगी, एंटी ट्यूबरकुलर की फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाएंगी। ये तो सभी क्या है? बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस से तो बहुत आते हैं। जील नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है, इसके जो डायग्नोसिस किया जाता है तो जील नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है टेस्टिंग के लिए। और भी कोई आपको क्वेश्चंस यदि लगते हैं कि टीबी से रिलेट करते हुए आ सकते हैं तो या तो वो कमेंट में बता देना आप, या फिर जो सेकंड अब जो थ्योरी वाली जो एक जैसे आज बल्टी को पढ़ा है हमने, वैसे ही सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभी ग्लोसाइटिस। क्या पढ़ेंगे? ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीबी। पर्टिकुलर डेली आपको एक डिसीज़ वाला है जो क्लास ज़रूर ली जाएगी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? वेट गेन, क्योंकि टीबी वाले मरीज का कभी भी वजन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट वन, मिड डे मील सप्लीमेंट्स डाइट्स प्रोवाइड फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें है जो कितनी कैलोरीज दी जाती है? 200 कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 से 16 ग्राम तक प्रोटीन, 200 कैलोरीज और 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन। कितना दिया जाएगा इसमें? तो जो यहाँ पर मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट दी जाएगी, इसमें जो यहाँ पर कैलोरी की बात की जा रही है वो होगी 300 कैलोरीज, 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ये कितने तक के लिए दिया जाएगा? 1st to 5th तक के लिए। इन दिस स्कीम चिल्ड्रन 1st to 5th शुड अचीव 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पर इतनी कैलोरी दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सडनली किसी डिसीज का आउटब्रेक हो जाए जो नॉर्मल आपने समझा उससे भी ज़्यादा, तो ये क्या है? एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है कि स्पोरेडिक है? क्या है? तो ये कहलाएगा आपका एपिडेमिक। देखिए यहाँ पर एपिडेमिक का मतलब है कि किसी गांव में थायराइड के केसेस आ जाएं, डायरिया फैल जाए, तो एक गांव तक ही सीमित रहेगा। मान लीजिए कि कर्नाटक के बेंगलोर में या मैसूर में कोई भी एक डिसीज़ फैलती है, बीच में यहाँ पर डेंगू का बहुत ज़्यादा केसेस आए थे तो एपिडेमिक कंसीडर किया गया था। कुछ एरियाज़ को, बेंगलोर के कुछ एरिया को एपिडेमिक कंसीडर किया गया था, लेकिन ये पूरे आउट ऑफ बेंगलोर में नहीं फैला या फिर कर्नाटक के बाहर नहीं गया, तो ये क्या है? यहाँ पर एपिडेमिक है। लेकिन एंडेमिक का मतलब है कि एक रीजन से दूसरे जो आपके आसपास की जगह हैं उन पे भी हो जाए तो वो एंडेमिक। और इसी के बाद जब एंडेमिक और बड़े तौर पे फैलेगा तो फिर कहलाता है पेंडेमिक, मतलब कि महामारी। क्या कहलाएगी? महामारी, जो कि कोरोना एक बार फैल चुकी है, प्लेग फैल चुका है, कोरोना फैल चुका है। नेक्स्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज। पहले हमने ब्लैडर की कैपेसिटी पढ़ ली,
अब पूछा गया है लंग कैपेसिटी कितनी होती है एडल्ट की। लंग कैपेसिटी कितनी होगी? 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml कितनी होती है? तो टोटल लंग कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न बेबी की। और एक क्वेश्चन नॉरसेट 2021 में पूछा जा चुका है। तो टोटल यदि हम बात करें तो कितना होता है? 150 ml। कितनी? 150 ml। स्पेशली न्यूबॉर्न में 120 से 150 तक हम कह सकते हैं, लेकिन एज पर ऑप्शन में 100 कहें 100 ml कहेंगे तो एक कम हो जाएगी। एक एक्यूरेट रेंज में जाए हम तो कितना होगा? 150 ml तक है जो लंग कैपेसिटी, मतलब कि फुली इन्फ्लेटेड रही। जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके लंग्स क्या होते हैं? फिल्ड अप होते हैं। किससे? फ्लूइड से। तो उनमें फुली इन्फ्लेटेड नहीं हो पाते हैं। फ्लूइड भरा हुआ रहेगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में तैरते हैं वो, तो उतना फ्लूइड भरा हुआ रहेगा तो उस दौरान उनके लंग्स प्रॉपर पूरे इन्फ्लेटेड नहीं होते हैं। इसीलिए उनकी जो लंग कैपेसिटी होती है कितनी होती है? 120 से 150 ml तक। नेक्स्ट वन, व्हाट फॉर्मूला इज यूज टू चाइल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द वेट। बच्चे के वजन के हिसाब से जो ड्रग हम कैलकुलेट करते हैं वो किस चीज़ पे? स्पेशली वेट पर है। जो यदि हम ड्रग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा है? क्लार्क, कॉप्स, रूल ऑफ 9 या फिर रंग्स फॉर्मूला। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे की एज पर वेट ही हम मेडिकेशन के लिए, स्पेशली जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गई हो तो एज पर वेट के हिसाब से ही मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है। और जो फॉर्मूला अपनाया जाता है बेस्ड ऑन वेट, वजन के हिसाब से, तो वो कहलाता है क्लार्क फॉर्मूला। कौन सा? क्लार्क फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो कॉप्स फॉर्मूला है ये यूज़ किया जाता है ब्लैडर कैपेसिटी के लिए। किसके लिए? ब्लैडर कैपेसिटी के लिए। याद रखना है आपको, जो कॉप्स फॉर्मूला है किसके लिए है? ब्लैडर कैपेसिटी के लिए। ब्लैडर कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे देखिए, ब्लैडर कैपेसिटी यदि हमें कैलकुलेट करना है ml में करेंगे तो एज इन ईयर्स प्लस 2 इंटू 30। क्या है? एज इन ईयर्स प्लस 2 इंटू 30। यहाँ पर ये क्या है? फॉर्मूला है ब्लैडर कैपेसिटी कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर आपको अलग अलग फार्मूलाज अपनाए जाते हैं। एक होता है यंग्स फार्मूला चाइल्ड डोज के लिए। यहाँ पर एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। दूसरा है फ्राइड रूल्स, जिसमें मंथ में, बच्चे की उम्र मंथ में कैलकुलेट करके कहेंगे। तीसरा होता है क्लार्क, जिसमें वेट LV में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको पूछें तो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है क्लार्क रूल, क्योंकि बच्चे के वजन के हिसाब से यहाँ पर मेडिकेशन दी जाएगी। और जो कॉप्स फार्मूला है किसके लिए? ब्लैडर कैपेसिटी के लिए बच्चों में मेजर करना है। वो फार्मूला क्या है? एज इन ईयर प्लस 2 इंटू 30। यहाँ पर इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल्स इज। यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है तो फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा? 5 to 50%, लेस देन 1%, 50 to 60% या फिर 1 to 5%। अब जो चारों ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं इनमें एक तो नॉर्मल रेंज है, फिर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। अब यहाँ पर नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज होती है 50 to 150 तक। कितनी? 50 से 150 तक रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अब बताना है कि माइल्ड हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर 8 का लेवल है कितना होगा? तो माइल्ड में होगा 5 से 50% तक। कितना? 5 to 50%, क्योंकि स्टार्टिंग ही हो रही, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 50 to 150 तक होती है नॉर्मल। अब बिलो 50 ही जाएगी, मतलब क्या है? माइल्ड से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है। तो जो लेवल है नॉर्मल में कितना है? 50 to 150%। अब यदि हम बात करें माइल्ड हीमोफीलिया में तो होगा 5 to 40% तक। मतलब यदि आयु, जो इंटरनेशनल यूनिट है यहाँ पर ml में जो होल ब्लड में काउंट होगा तो होगा 0.05 to 0.40 आयु। फिर मॉडरेट में 1% to 5%, जो ऑप्शन नंबर डी में कहा गया था। सीवियर में लेस देन 1% तक यहाँ पे चला जाएगा। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है? ये हो जाएगा आपका सीवियर। कौन सा? सीवियर। 1 to 5 है आपका, तो हो जाएगा क्या? मॉडरेट। 5 to 50 हो जाएगा माइल्ड। अब यहाँ पर जो नॉर्मल यदि हम बात करें तो नॉर्मल होता है 5 to 150% तक।
ये आपकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू है जो हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वन, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, सॉरी इसका जो रोटा वायरस दी तो जाती है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। इसका रूट और डोज पूछा है तो रूट होता है हमेशा क्या, ओरल होगा, इंट्रामस्कुलर होगा, क्या होगा, ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स या 1 ml। तो यहाँ पर जो रूट और डोज की बात करें हम, तो रोटा वायरस दिया जाता है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेथ का मेन रीज़न होता है क्या, डायरिया, 5 साल तक के बच्चों में। तो यहाँ पर रोटा वायरस का रूट होता है हमेशा ओरल। 2 बूंद पूछें और ओरल कह दें तो पोलियो कह देना आप, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। रोटा वायरस कहें तो यहाँ पर दी जाती हैं 5 ड्रॉप्स ओरली। कितनी, 5 ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं। इसकी 2 अलग अलग तरीके की वैक्सीन है, रोटाटेक और रोटारिक्स, जो डिपेंड करता है कि कौन सी हॉस्पिटल में कौन सी अवेलेबल है। इसके टोटल 3 डोज होते हैं रोटाटेक के, 2, 4, 6 महीने में। रोटारिक्स के होते हैं 2 डोज, पहला 2 महीने में, दूसरा 4 महीने की उम्र में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो यहाँ पर वायरस से कॉज होने वाली डिसीज कौन सी है, रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड टिटनस या फिर कोलेरा ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, विब्रियो कोलेरा, और टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। टाइफाइड का क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, और टिटेनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एड्स का क्या होता है, HIV वायरस। अब सिफिलिस आता है तो सिफिलिस का क्या, ट्रिप्नोमा पैलिडियम बैक्टीरिया हो गया। तो ये 3 तो मैचिंग में नहीं आए। बचा आपका रेबीज और मम्स, ये दोनों क्या है, वायरल हैं। क्या है, वायरल हैं। तो यहाँ पर जो पेयर मैचिंग में कहा है कि वायरस से होने वाली डिसीज तो वो क्या होंगी, रेबीज और मम्स। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट दिए गए हैं हर एक डिसीज के। नेक्स्ट वन इज, डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन इज फॉर चाइल्ड ऑफ 16 मंथेज। यदि बच्चे की उम्र 16 महीने है तो मीजल्स आफ्टर 9 मंथ के बाद दी जाती है, 9 महीने कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर जो विटामिन ए का डोज कितना दिया जाएगा, 0.5 लाख आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख आयु या फिर 2.5 लाख आयु, कितना डोज दिया जाएगा विटामिन ए का। यदि टोटल बात करें, आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछें, टोटल डोज होते हैं विटामिन ए के कितने, 9, आता है एग्ज़ाम में, बहुत आता है। तो यदि बच्चे में पूछ रहा है 16 महीने की उम्र है तब कितना देंगे हम, 2 लाख तक। ये देखिए यहाँ पर, यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो 50,000 दिया जाएगा, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। यदि 6 to 12 मंथ है तो 1 लाख, आफ्टर 12 मंथ के बाद 2 लाख यूनिट है जो दिया जाएगा। और यहाँ पर 16 महीने का पूछा है, मतलब बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो गया है तो कितना हो जाएगा, 2 लाख यूनिट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा जो सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, उसके लिए कॉमन वायरस कौन सा है, राइनो वायरस, T4 वायरस, MSZ वायरस या फिर सीमियन वायरस 40। कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइनो वायरस। क्या है, राइनो वायरस, जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है।